हेलो दोस्तों, मैं जय ओझा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज़, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं आपके सामने वो एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसको जान के आपको ये समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना, अपनी स्ट्रगल को बिलीव करना है और एक टाइम पे आपको जो आप चीज़ चाह रहे हो वो मिलेगी ही मिलेगी अगर आपके सपनों में दम है तो गाइज़, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अजीत सिंह रावत से, जो अंडर 23 के 2 बार कप्तान और अंडर 25 के 1 बार कैप्टन रह चुके उत्तराखंड के टीम के। और इस साल दिस ईयर जो रणजी ट्रॉफी टीम थी उत्तराखंड की उसके भी मेंबर थे। तो इस वीडियो में मैं अजीत रावत को रूबरू कराऊंगा आपके साथ, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है अजीत सिंह रावत। तो आइए जाने इनकी लाइफ की क्या स्ट्रगल्स रही हैं, क्या जर्नी रही है। एज अ क्रिकेटर जो भी मेरा ये चैनल देख रहा है उसके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। मैं अजीत से सारी बातें पूछूंगा कि इनकी लाइफ की कैसी जर्नी रही, क्या स्ट्रगल्स रही और इन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल करा। अंडर 23 खेले, अंडर 25 खेले और अभी रणजी ट्रॉफी के मेंबर हैं, तो रणजी ट्रॉफी टीम के मेंबर हैं। तो सारी बातें हम जानेंगे अजीत से। तो अजीत को लेके आते हैं वीडियो में, अजीत से बात करते हैं। अजीत, तो मुझे ये चीज़ बताओ कि आपने कब स्टार्ट करी क्रिकेट और क्रिकेट स्टार्ट करने के बाद आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी और क्या मतलब आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल आई। आप मेरे जो ये भी पता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ा और फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे ये बताओ कि आप अपनी जर्नी बताओ मुझे कि क्या क्या स्ट्रगल्स रहती हैं क्रिकेटर की। हेलो जय, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपने चैनल पे। मोस्ट वेलकम। मैंने 2009 के एंड दिसंबर और 2010 के बिगिनिंग में स्टार्ट करा था क्रिकेट अपना, और तब से खेल ही रहे थे। और 2018 तक तो ये था कि बस खेल रहे हैं और कुछ होना नहीं है अब क्रिकेट में। तब तक एसोसिएशन, जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड में क्रिकेट जो बीसीसीआई की मान्यता वो मिली नहीं थी। तो तब तक एक ये था कि बस क्रिकेट छूट गया, बट लगे हुए थे उस टाइम तो सॉरी टू इंटरप्ट, उस टाइम तो ये भी नहीं होता होगा ना कि यार मतलब उत्तराखंड को तो मान्यता है नहीं, तो दिमाग में आता ही नहीं होगा कि भाई उत्तराखंड से तो हम क्रिकेट खेल भी पाएंगे कभी, है ना। उस टाइम तो मेरे को याद है कि आप और मैं साथ ही क्रिकेट खेलते थे और हम डीडीसी के ट्रायल्स पे भी गए और लीग भी खेले हैं डीडीसी की काफ़ी साल। तो मतलब उस टाइम क्या रहता था दिमाग के अंदर आपकी? स्टार्टिंग जो फेज़ था उसमें तो ये था कि क्रिकेटर बनना है, खेलना है। ये भी नहीं पता था कि स्टेट क्या होती है या एक रणजी ट्रॉफी टीम में जाने के लिए प्रोसेस क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। बट जब पता लगा स्टार्टिंग करने के 2-3-4 साल में, तो ट्राई कर रहे थे। दिल्ली से भी ट्रायल्स दिए हैं और कैंप भी करे हैं, बट यहाँ कुछ सीन बना नहीं। और जब एक टाइम पे ये था कि बस अब एक अच्छा क्रिकेटर बन के छोड़ना है क्रिकेट को, क्योंकि कहीं से कोई होप नहीं थी खेलने की। माइंड में यही था कि एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, ताकि जब मैं छोड़ूं भी क्रिकेट तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगी, यार मैंने एक अच्छा क्रिकेटर बन के अपनी एफर्ट्स दिए, अपनी जर्नी को ख़त्म करा है। ये ना रहे अंदर कि मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं था इसलिए मुझे क्रिकेट नहीं मिली। तो एफर्ट वही थी कि अच्छा क्रिकेटर बनना है। और 2018 में 18-19 सीज़न में बीसीसीआई ने मान्यता दी उत्तराखंड को, और हमने वहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के विनर थे हम पौड़ी के, और वहीं से फिर नाम आया ट्रायल्स के लिए और उसी से जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ सीनियर्स के ट्रायल दिए, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। देन 23 में गए वहाँ पे और वहाँ नाम आया। थैंक्स टू ऑल जिन्होंने भी आगे बढ़ने में वहाँ सपोर्ट करा, और वहाँ ट्रायल मैचेस मिले, वहाँ रन हुए और कैंप करा, और उसके बाद टीम में आ गए। और 2 साल 23 खेला, मैं कैप्टनसी करी, अच्छा रहा। और 2021 और 22 सीज़न में 25 खेले, इसमें भी कैप्टनसी करी और अच्छा रहा सीज़न। और इसी साल ट्रायल मैच हुआ था, जो मुझे पहली बार ट्रायल मैच मिला रणजी ट्रॉफी का उत्तराखंड से। उसमें मैंने 100 बनाया ट्रायल मैच के जो सिलेक्शन मैचेस थे, तो तब मेरा नाम उत्तराखंड टीम के रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में आया। ओके। तो अजीत, मुझे ये बताओ कि जब आप डीडीसी से ट्राई कर रहे थे या फिर जब आप यहाँ पे लीग खेल रहे थे, तो मुझे ये तो पता है कि आपका बर्थ तो उत्तराखंड का है, बट फिर आप बीच में मतलब दिल्ली आए क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के पास मान्यता नहीं थी, तो आप दिल्ली से ट्राई कर रहे थे। तो दिल्ली से ट्राई करते हुए आपको क्या फ़ील होता था कि भाई ठीक है, मुझे ये पता है आपने जो यहाँ की लीग क्रिकेट वगैरह होती है, क्लब क्रिकेट होती है, उसमें रन बनाए और रन बना के फिर आप ट्रायल पे जाते थे, और ट्रायल पे जाने के बाद जब आपका नाम नहीं आता था
मतलब कि भाई आपने रन्स बना के गए हो और उसके बाद फिर भी आपको ट्रायल मैच भी नहीं खिला रहे, और आपको ये हो रहा है कि बिल्कुल नेगलेक्शन मिल रही है आपको। मतलब एक बच्चे के दिमाग में हमेशा ये आ जाता है कि यार मैं छोड़ दूंगा क्रिकेट, क्योंकि जब कुछ मिल ही नहीं रहा, जब कोई रास्ता ही नहीं दिखता, बंदा मेहनत करता है और उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखता तो बिल्कुल एकदम से टूट जाता है। तो उस टाइम कैसे अपने आप को मतलब माइंड मेकअप करते थे, या फिर अपने आप को मोटिवेट करते थे क्रिकेट खेलने के लिए कि ठीक है यार, नहीं मुझे ट्राई करना है, मुझे मेहनत करते रहना है, और मतलब एक ये जुनून था कि मतलब अच्छी क्रिकेट खेलनी है। और क्या रहता था उस टाइम दिमाग में कि भाई अब घर वाले तो बोलेंगे ही ना कि भाई जब तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा तो भाई छोड़ दो, क्योंकि एज यूजुअल आपने देखा ही है कि एक इंडियन फैमिली के अंदर अगर किसी बच्चे का कुछ हो नहीं रहा होता तो उसके पेरेंट्स उसको यही बोलते हैं कि भाई जब तेरा यहाँ नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दे। तो आप कैसे एक चीज़ पे स्टिक रहे, और स्टिक रहने के बाद क्या माइंडसेट रखा, और अभी जो हमें पता है कि आप अंडर 23 25 सब जो अभी इस साल खेल गए हो, लेकिन ये है कि क्या माइंडसेट रहता था उस टाइम? पहली बात तो मैं बताऊं, जो मेरा बैकग्राउंड है फाइनेंशियली काफ़ी वीक फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, क्योंकि इतना फाइनेंशियली कुछ बैक नहीं है, किसी का सपोर्ट इतना नहीं है। बट ये चीज़ मैं अपनी फैमिली के बारे में हमेशा बोलना चाहूँगा कि जब तक क्रिकेट खेल रहा था, नहीं भी मिली थी, बट कभी भी उन्होंने लेट डाउन नहीं करा मुझे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि छोड़ दे, मत कर। उन्होंने हमेशा सिर्फ यही बोला कि तू देख, जब तक तेरे को समझ आ रहा है तू कर। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैक का काम करा, कि उनका ये बोलना भी कि तू जब तक खेलना चाहता था खेल, क्योंकि मैं खुद ही अपना क्रिकेट कहीं से स्कोरिंग करके, एम्पायरिंग करके इस तरीके से चला रहा था, कोचिंग करके। तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि जब तक तेरे को खेलना है तू खेल, हमारी तरफ से ये नहीं है कि तू खेल मत खेल। मे भी बहुत सारी अच्छी फैमिलीज़ में बोल देते हैं छोड़ दे, बट मेरी फैमिली ने कभी ये नहीं बोला। बाकी बात ये करूँ कि रन बना के कभी ट्रायल मैच भी नहीं मिला जब दिल्ली से हम ट्राई कर रहे थे। तो मैं इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि जब भी ऐसा हुआ कि रन करे हैं लीग में और ट्रायल मैच नहीं मिले, तो माइंड में यही आता था कि यार यहाँ से और बेटर प्लेयर बनना है, और बेटर प्लेयर बनना है, और बेटर प्लेयर बनना है। यही माइंड में हमेशा रहा। ऐसा नहीं होता कि कोई जब आपको नहीं मिल रहा, आप करने के बाद भी नहीं मिल रहा, आप लेट डाउन नहीं होगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा, या आप सैड नहीं होगे। हर कोई प्लेयर होता है, बट माइंड में उस समय एज अ प्लेयर यही होना चाहिए कि यार यहाँ से और बेटर क्या हो सकता है, यहाँ से मैं एज अ प्लेयर और कैसे ग्रो कर सकता हूँ। और मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा प्लेयर है तो उसको नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए, या लाइफ में जो भी इंसान डिज़र्व करता है, इंसान अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है तो जो वो डिज़र्व करता है उसको ज़रूर मिलता है। जहाँ उसकी जर्नी होती है लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो माइंड में हमेशा ये रहता था कि अच्छा प्लेयर बनना है। और जैसे मैंने बोला कि माइंड में जब मैं छोड़ भी रहा था तो लास्ट टाइम 17-18 के टाइम भी यही था कि एक अच्छा प्लेयर बनना है मेरे को। खेलने का तो कोई चांस था ही नहीं, बट यही था माइंड में अच्छा प्लेयर बनना है। मतलब उस टाइम मान्यता भी नहीं थी उत्तराखंड के नहीं, पास? तो जब भी दिल्ली में भी ये हुआ ट्रायल मैच नहीं मिले, तो माइंड में सिर्फ यही एक चीज़ रहती थी कि यार यहाँ से और बेटर प्लेयर बनना है मेरे को। और इन केस कभी मैं आऊँ दोबारा तो मुझे एज अ प्लेयर खुद फील होना चाहिए कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था उससे आज मैं ग्रो कर चुका हूँ एज अ प्लेयर। और यस, बेटर हूँ मैं पहले से। और अगर मैं किसी अच्छे प्लेयर से मीट कर रहा हूँ तो मुझे कभी ये ना लगे कि मैंने मेहनत नहीं करी है। मुझे हमेशा लगना चाहिए कि मैं अगर वो अपना 100% है तो मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं भी इसी जगह से बिलोंग करता हूँ। माइंड में हमेशा ये रहता था, तो वही माइंड में रख के हमेशा मेहनत करिए। अच्छा, ठीक है। तो जब अजीत आप जैसे अब ठीक है सारी स्ट्रगल करी आपने, फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी, तो आप जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में कुछ बताओ मुझे कि आप मतलब ठीक है, अब मेरे को जैसे कई मेरे व्यूअर्स हैं उनका फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि वो कहते हैं कि जय भैया हमारे पास पैसे नहीं है क्रिकेट खेलने के, या फिर हम फाइनेंशियली इतने वीक हैं कि भैया हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी मेरे को पता है कि ऐसी फैमिली से आते हो जो आपको सपोर्ट नहीं करती थी, और सिर्फ हाँ मोरली सपोर्ट करती थी बट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती थी। तो आपको उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा? और एज अ बैट्समैन मुझे ये पता है कि अगर आप कोई रॉ टैलेंट बॉलर हो और आप 135-40 फेंक रहे हो, 50 फेंक रहे हो, तो आप पिक हो सकते हो, ये सबको पता है। लेकिन ये है कि जब आप एक बैटिंग में, क्योंकि जहाँ पे हमारे को इक्विपमेंट्स खरीदनी पड़ती हैं, मैचेस खेलने पड़ते हैं, बैटिंग के बिना मैचेस खेले तो बैटिंग इंप्रूव होनी ही नहीं है, क्योंकि माइंडसेट ही मैचेस से बनता है। तो वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को बिल्ड करा और क्या क्या स्ट्रगल देखी, मतलब आपने क्या क्या चीज़ें करी जिससे आपके क्रिकेट को हेल्प हो पाए?
पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी प्लेयर है या आप किसी भी फील्ड में हो, पहले तो आप दूसरों को फॉलो कि अगर वो खेल रहा है तो मैं भी खेल लेता हूँ, या वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। उस मेंटलिटी से अगर हम ना चलें तो बेटर है। हमें खुद को देखना पड़ेगा कि यार हम किस चीज़ में अच्छे हैं लाइफ में, हमारा टैलेंट किस में है। भगवान हर किसी को टैलेंट देता है, आपको अपना टैलेंट देखना है कि आपको इंटरेस्ट कहाँ है, आपका टैलेंट किस में है। और उस फील्ड में अगर आप हैं जहाँ आपका टैलेंट पजेस कर रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मज़ा भी आ रहा है और मेरा टैलेंट भी इसमें है, अगर अब आप उस फील्ड में हैं तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप फाइनेंशियली अगर नहीं है कैपेबल तो भी आप वहाँ एफ़र्ट करें, क्योंकि जब आप एफ़र्ट करते हो तो रास्ता मिलता है। मैं अपनी बताऊँ तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते थे। बाकी उन्होंने कभी मना नहीं करा मुझे खेलने के लिए। तो मैंने तो एम्पायरिंग करके, स्कोरिंग करके और लास्ट के 2-3 साल 15, 16, 17 में कोचिंग करवा के ही अपना जो क्रिकेट का खर्चा था वो निकाला। और जब भी मौका मिलता था अपने एकेडमी के अलावा कहीं और भी, तो वहाँ जाके कभी किसी को कोचिंग करवा दी या किसी को पर्सनल करवा दी, या किसी के भी मैच में कभी भी जाके एम्पायरिंग या स्कोरिंग कर ली। तो इन सब चीज़ों से खर्चा चलता था। और मैं एक बात बताऊँ आपको, तो जब मैं पहली बार किट बैग लेने गया तो जैसा जय ने बताया कि बड़ा महंगा स्पोर्ट है, और एक बैट्समैन के लिए स्पेशली, क्योंकि एक बैट आज के टाइम देखें तो 6,000, 8,000, 10,000 और जहाँ तक आपकी रेंज जा रही है वहाँ तक आप ले सकते हैं बैट। तो जब मैं पहली बार सामान लेने गया तो स्टार्ट करा ऐसे कि घर में बोला कि क्रिकेट खेलना है, भाई ने सपोर्ट करा, भाई ने बोला खेल ले, और हम लेने गए किट बैग, और हम लेने गए पहाड़गंज साइड में और हम 650 रुपये 650 रुपये में हम पूरा किट बैग लिया है विद बैट। जो एक बैट 6,500-7 हज़ार रुपये का आता, हम 650 रुपये में सब लेके आ गए। आप सोचिए क्वालिटी कैसी होगी, बट एक जज्बा था अंदर कि यार नहीं खेलना है। तो वहाँ से स्टार्ट करा है, और आज टचवुड भगवान की कृपा से हर चीज़ मिलती है जब आप मेहनत करते हो। अगर आप ऑब्स्ट्रक्शंस अपने आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देखते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बट आपने अगर ठान लिया है कि आपको करना ही है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है रास्ते बनते जाते हैं। तो मेरे भी जब मन में था कि खेलना है, मैं चाहे 650 रुपये की किट लेके आ गया, सोचिए सामान कैसा होगा। बट मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया खेलना। वो चीज़ें धीरे धीरे करके फ्रेंड्स मिलते गए, लोग ऐसे मिले, उनमें से एक जय भी था, और अच्छे लोग मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले हमेशा लाइफ में। और अभी जहाँ प्लेयर्स एकेडमी कर रहा हूँ वहाँ अच्छे कोचेज़ मिले और हमेशा सपोर्टिव रहे सारे। तो धीरे धीरे करके जब आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए लगे रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है, और भगवान भी आपको देखता है, आपकी हेल्प होती है कहीं ना कहीं से। और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे करके चीज़ें भी जोड़ी, इकट्ठा करी, खुद की मेहनत से भी, लोगों की हेल्प से भी, और अब 2018 से खेल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए। मतलब बेसिकली पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में पॉजिटिव थिंग्स देखनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर पैसों की कमी है या फिर हमारे को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए भाई हमसे नहीं होगा सोच के हम छोड़ दें उसको। हमेशा पॉजिटिव्स देखने हैं कि ठीक है मैं जो भी ऐसे भी करके मैनेज करूँगा क्योंकि मुझे खेल से प्यार है और मैं किसी भी तरह करके मैनेज कर लूँगा उस चीज़ को। तो अजीत, मैं जानना चाहूँगा, लाइफ का तो आपने एक एक्सपीरियंस बता दिया, अब मुझे ये बताओ कि अब बात करते हैं मेन चीज़ जो आपने जब डेब्यू करा उत्तराखंड के लिए और जैसे आपने ट्रायल मैच खेला, फर्स्ट जो ट्रायल मैच था वहाँ पे भी आपको बहुत प्रेशर रहा होगा क्योंकि उसको खेलने के बाद ही आपको स्टेट क्रिकेट मिलेगी। तो जो प्रेशर को आपने कैसे हैंडल करा, और जब एक कोई खिलाड़ी डेब्यू कर रहा हो किसी जैसे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर रहा हो या फिर सीके नायडू में डेब्यू कर रहा हो, डेज क्रिकेट में डेब्यू कर रहा है, वनडे क्रिकेट में डेब्यू कर रहा हो, तो हर फॉर्मेट में आपको किस तरह का माइंडसेट चाहिए, एक प्लेयर के दिमाग में क्या चीज़ चल रही होनी चाहिए कि जब वो डेब्यू कर रहा है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ। और जो आपने रन स्कोर करे, मेरे को ये भी पता है आपने एक 200 भी बनाई स्टेट क्रिकेट के अंदर, तो जब आपने 200 बनाई तो 200 बनाने के अगले मैच में जब आप बैटिंग करने गए तो क्या माइंडसेट था और 200 बनाने से पहले क्या माइंडसेट था, तो वो उस चीज़ के बारे में ज़रा बताओ मुझे। जब 2018 में 23 का ट्रायल मैच मिला जाए तो कहाँ था ये मैच? ये मैच था देहरादून में तनुष क्रिकेट एकेडमी में। अच्छा। तो आपस में टीमें बनी थी, तो 23 की आपस में ही मैच था। टोटल कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे ट्रायल के लिए? वो बहुत बड़ा है उत्तराखंड।
टोटल अराउंड मेरे ख्याल से 3 टीमें बनी थी उसमें। तो 60 बच्चों के करीब आए होंगे, 60-70 बच्चों के करीब। 3 या 2 टीम में थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट लड़के जो थे वहाँ 30-40 कुछ थे जो लड़के जो। और ट्रायल्स पे बहुत बच्चा आता है। ट्रायल पे तो बहुत बच्चे आते हैं एज यूजुअल, हर जगह की तरह ट्रायल्स पे तो जितने भी हैं सब आते हैं ट्रायल्स पे। तो जब पहला मैच मिला 23 का, तो नर्वस तो ऑब्वियसली जब पहली बार ट्रायल मैच ऑब्वियसली जब पहली बार ट्रायल मैच मिल रहा है कहीं से भी स्टेट का, वो भी आपको पता है, वो आपको पता है कि यार आप अगर अच्छा करेंगे यहाँ तो चांस है, तो हर कोई नर्वस रहता है। और जब मैं वहाँ देख रहा था लड़कों को जो मेरे से पहले भी गए या जो फील्डिंग भी कर रहे थे, बॉल भी डाल रहे थे, सारे बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे जो साथ में खेले भी हैं और जो रणजी ट्रॉफी भी खेले उनमें से लड़के। तो नर्वस तो था ऑब्वियसली। जब मेरी बैटिंग आई, सेकंड डाउन बैटिंग आई, पहले हमारी बैटिंग थी, जो बैटिंग आई हमारी तो मॉर्निंग में काफ़ी बॉल चलता है देहरादून में, स्पेशली तनुज में। हाँ, काफ़ी स्विंग होता है, सीम होता है। और मेरी बैटिंग आई सेकंड डाउन और काफ़ी नर्वस था उस समय मैं, बट पहला बॉल खेला मैंने, उस समय स्पिनर डाल रहा था और मैं बीट हो गया। मेरे फ्रेंड था हिमांशु, उसकी बॉल पे बीट हुआ। तो माइंड में बस एक ही चीज़ आई यार कि बीट होते ही आई माइंड में एक चीज़ कि यार यहाँ से मैं खेलूँगा तो खेलूँगा मैं पॉजिटिव, अपनी गेम खेलूँगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाऊँगा अगर मैं अलग मेंटलिटी से खेला। और यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपना गेम खेल के पहुँचा हूँ, यहाँ से आगे जाऊँगा तो अपना गेम खेल के। तो जैसे ही उसने, उसके बाद मैंने माइंड सेट बनाया कि वो अगर लटकाएगा तो मैं इसको बॉल तक पहुंच के उसको मैं मारूंगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे मारूंगा। तो उसके बाद जब उसने 4-5 बॉल डाली, उसके बाद डाला मैंने उसके सर के ऊपर से पहला बाउंड्री मारा और उसके बाद फिर मैं मारता ही चला गया। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने 148 करे उस मैच में, पहले ही ट्रायल मैच में। और अराउंड मैंने बोले डेज मैच था, मैंने बोले खेली होंगी उसमें 200 के आसपास। बट मैं अपनी तरफ से हमेशा मतलब डिफेंस भी कर रहा था, तो मेरा इंटेंट एक पॉजिटिव ही था उसमें। तो मैं 148 करे, उसके बाद में रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गया उसमें। और नेक्स्ट इनिंग में फिर मैंने 40 प्लस कुछ बनाया, फिर उसके नेक्स्ट इनिंग में फिर 96 बनाए। फिर नाम आगे कैम में फिर एक मैच हुआ, उसमें फिर मैंने 79-80 कुछ बनाए। और लगभग सब मैचों में मैं हाईएस्ट रन स्कोरर था। तो हमारे कोच थे वेंकट राम, तो उन्होंने और बाकी जो सिलेक्टर से सबने मिलके मतलब मुझे 23 का कैप्टन बनाया। और जब हमारा पहला मैच था उड़ीसा में, तो पहला मैच तो नर्वसनेस मतलब किससे मैच था? पहला मैच अगेंस्ट हमारा सिक्किम था। काफ़ी हमारे पूल की काफ़ी हल्की टीम थी। हमारा जो पूल था पहले प्लेट था, क्योंकि नीचे जो प्लेट की टीमें थी, नई नई टीमें बनी थी, उनमें हम खेल रहे थे और उनमें सबसे हल्की टीम सिक्किम थी। बट इवन कि हमें पता है कि हल्की टीम है सिक्किम, बट आपका पहला मैच है और क्रिकेट एक बॉल का गेम है, आपको पता है पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हो। और कोई जिसको तो बॉल नहीं डालनी आती तो उसके ज़्यादा दिक्कत रहती है, वो कुछ भी फेंक देता है बॉल। हाँ, तो क्रिकेट में तो वही था कि पहला मैच है, माइंड में ही चल रहा था। टीम तो चल ही नहीं रही थी, कभी चलती भी नहीं है टीम, क्या अपने पे ही फोकस रहता है हमेशा। तो रात भर उस समय तो नहीं आई नींद ढंग से कि यार मैच है कल। और मुझे अभी भी याद है कि माइंड में सिर्फ यही था कि यार पहला रन। तो जब मुझे लेफ्ट आर्म पेसर ने पहला बॉल डाला, मैंने मिड ऑन पे मार के पहला रन कंप्लीट करा अपना। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने थैंक यू बोला भगवान को कि मतलब पहला रन जो इतने साल 10 साल लगभग मेहनत करी थी और अब जाके मिला है, और उसमें पहला रन। दिमाग में वही चीज़ चल रही है। हाँ, पहला रन बनाया अपने स्टेट के लिए, और वो इतना प्राउड मोमेंट था, वो खुद के लिए इतना प्राउड था, शायद वो किसी बाहर नहीं फील हो सकता किसी को, बट आपको पता है कि आपकी जर्नी क्या रही है, आपने कैसे कैसे खेला है। तो पहला रन वो मेरे लिए हमेशा बहुत मतलब मायने रखता है। हर इनिंग का पहला मायने रखता है, बट वो पहला रन स्टेट का वो अलग ही था। उसके बाद उस मैच में मेरे ख्याल से मैंने 36 या अराउंड 40 बॉल्स में 50 करी थी और 68 रन पे फिर दोबारा रिवर्स भी मारते हुए मैं स्लिप आउट हुआ था। और उसके बाद अगला मैच इतना अच्छा नहीं रहा मेरा देहरादून में, 2 इनिंग में आउट हो गया था। फिर उसके नेक्स्ट मैच में क्योंकि एक 100 छोड़ दी थी, जिस मैच में 68 पे आउट हुआ वो 100 ही था, बट वो मैंने छोड़ के आया मैं आउट होके। उसके बाद 2 इनिंग रन नहीं लगे तो मैं परेशान था काफ़ी। तो मैंने अपने कोच से बात करी, वेंकट सर से। अराउंड मैंने मैं थर्ड मैच से पहले 2 से 3 घंटा उनसे बात करी ग्राउंड पे, और उनसे काफ़ी उनके लाइफ के बारे में, क्योंकि वो
अराउंड 70 मैच लेजेंडरी प्लेयर हैं मतलब अपने टाइम के। उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, उनसे एक्सपीरियंस लिया, अब उनके एक्सपीरियंस सुने, लाइफ कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। फिर थर्ड मैच था हमारा। तो उन्होंने क्या सलाह दी तुम्हें? वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि प्रेजेंट में रहना है, हाँ। 1 बॉल एट ए टाइम। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो मैं सुनता हुआ आ रहा था हमेशा बचपन से कि 10 रन छोटा करो टारगेट को, 10 रन सोचो, 5 रन सोचो। बट उस दिन मुझे जब मैं उनके साथ बैठा थर्ड मैच से पहले 2-3 घंटा, क्योंकि मेरे पिछली 2 इनिंग में रन नहीं लगे थे, तो उन्होंने काफ़ी क्लियरिटी दी मेरे को उस चीज़ के बारे में कि जो 10 रन होता है, 5 रन होता है, उसके मायने क्या होते हैं। जो हम सोचते 10 रन, बट हम क्लियर नहीं हो पाते कि यार हमने बनाना तो 100 है, तो 10 रन में कैसे फोकस, या 10 रन से क्या से होगा, 10 बनाना तो 100 है, माइंड में 100 ही चल रहा होता है, या 200 चल रहे होते हैं, या 50 चल रहे होते हैं, या टारगेट चल रहा होता है जो हमने चीज़ करना है। तो उस दिन जब उनसे बात करता रहा 2 से 3 घंटा, तो तब मुझे एक क्लियरिटी आई कि जो बोलते हैं 5 रन बनाओ, छोटा टारगेट लो, या 10 रन का टारगेट लो, तो वो मतलब ये होता है कि सपोज़ आप 95 पे खेल रहे हो और आपको पता है अगले 5 रन में मेरा 100 है, तो आपका फोकस किस लेवल का होगा अल्टीमेट, कि यार ये 5 रन में मेरा 100 है। ये सोचो आप एक मैच में टारगेट चेज़ कर रहे हो और 5 रन जीतने के लिए चाहिए, और आप बैटिंग कर रहे हो, तो आपको पता है ये 5 रन मैंने बनाने हैं। आप तो वो 5 रन में आपका फोकस कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है यार 8 या 9 आउट हो गया, आपके साथ कोई नहीं है अब, तो आपका फोकस जो होगा अल्टीमेट होगा, यही 5 रन है। या आप मान लो आपको कोई माइलस्टोन अचीव करना है, उस माइलस्टोन में 5 रन बचे हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होगा कि यार ये 5 रन है, फोकस अल्टीमेट हो जाएगा आपका कि यार नहीं करने हैं, आप बिल्कुल कॉशियस हो जाओगे हर बॉल पे, बॉल टू बॉल। तो मैं जब सर से बात करी, मुझे ये समझ आया कि वो जो 5 रन जो बोलते हैं कि 5-5 रन 10-10 रन करके बनाने हैं, उसका मतलब क्या होता है। वहाँ मैं बहुत बड़ा लेसन समझा शायद ज़िंदगी का अपने। और आज भी मैं अगर मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं एक 100 रन की इनिंग को मैं 20 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पर्सनली मेरा ऐसे ही खेलता हूँ मैं, और 5-5 रन का ही टारगेट लेके चलता हूँ। अगर 5 से ऊपर आया था तो फिर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, अगर 6 रन बना लिए तो 4 रन देखता हूँ फिर कि 10 रन में 4 रन रह गए, तो मैं ऐसे ही खेलता हूँ। मतलब ये है कि आपको हर बॉल पे कंसंट्रेट ऐसा करना है कि वो 5 रन बने या 6 रन बने। कि अगर आपको वो बॉल एक एरिया में मिली है, आपकी रेंज में मिली है, तो वो बॉल छक्का जाना चाहिए या चौका जाना चाहिए या सिंगल लगना चाहिए, उस पर आपको बीट नहीं होना, आपको मिस नहीं करनी हो बॉल। माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए। माइंडसेट, हाँ, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव। चाहे आप डिफेंस भी कर रहे हो तो उसमें भी पॉजिटिव इंटेंट आपका दिखता है एज अ प्लेयर। आप भी बैट्समैन हो, आपको भी पता है, या एक बैट्समैन जब डिफेंस भी करता है तो उसका वहाँ पे भी इंटेंट दिखता है। तो कोशिश यही थी कि मतलब पॉजिटिव रहे, और 5 रन, चाहे वो 5 रन 5 बॉलों पे आए, चाहे वो 5 रन 1 बॉल पे आए, या वो चाहे 5 रन 20 बॉलों पे आए, बट वो फोकस 5 रन पे था कि 5 रन बनाने हैं। उस मैच में मैंने अराउंड 226 कुछ करे, तो काफ़ी अच्छा था। और जैसा जैन ने बोला कि उसके बाद कैसा माइंडसेट रहा, तो हमेशा माइंड में यही चलता है कि एक इनिंग जब आप बनाते हैं, उसके अगली इनिंग में आप क्या करते हैं, या वो आने वाली इनिंगों में आप क्या करते हैं, वही आप दिखते हैं बड़े प्लेयर हैं, या और आपकी मेंटलिटी क्या है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। तो जब मैंने बनाया 200 बनाया, तो फिर मेंटलिटी वही थी कि यार अगले में फिर बड़ा करना है, क्योंकि एक इनिंग आ सकती है तो कैसे भी आ सकती है एक इनिंग, या एक इनिंग बनाने वाला प्लेयर नहीं बनता, क्योंकि हम अच्छे प्लेयर्स को देखते हैं तो वो इनिंग बाय इनिंग रन बनाते हैं, लगातार रन बनाते हैं। तो माइंडसेट वही था कि अच्छा करना है, बट नेक्स्ट इनिंग में मैं जब गया, मैं सेकंड बॉल पे आउट हो गया 0 पे। और बट माइंड में यही था कि यार अब करना है। जब आए हैं यहाँ, इतनी मुश्किल से जब मिला है कुछ, है ना, जब इतनी मुश्किल से कुछ मिला है तो करना तो है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं एक इनिंग करके रिलैक्स हो जाऊँ और सोचूं कि अब आने वाले इनिंग में ठीक है बना तो दिया है, क्या होगा, कैप्टन हूँ, कौन बाहर निकलेगा, रिलैक्स नहीं होना। अगली इनिंग में मैं 0 पे आउट हुआ, अपसेट था, और उसके अगली इनिंग में मैंने कुछ 79-80 फिर दोबारा करे, तो काफ़ी उसके बाद मतलब 100 मिस हुआ, बट काफ़ी अच्छा लगा कि यार चल 200 करके आया हूँ। फिर उसी मैच में, अगले मैच में मतलब कि रन करे हैं मैंने। और एक चीज़ मैं बस ये बोलना चाहूँगा, जो भी अगर एज अ बैट्समैन कोई अगर सुनेगा या देखेगा, कि कभी भी अपनी इनिंग को यार, या अपनी कोई भी नॉक छोड़ के मत आना कभी, क्योंकि मैंने पर्सनली फील करा है, जब आप किसी इनिंग को या किसी, तो यही लगता है कि यार कभी भी जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप अपने इनिंग को कभी भी छोड़ के मत आइए। एज ए बैट्समैन अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा मैं, जो मैं फ़ील करता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने नोट करा है, आप रिलैक्स रहते हैं या आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं किसी भी चीज़ को,
या किसी इनिंग में आप बहुत मतलब रैश की नीड नहीं है और आप ज़बरदस्ती करके कुछ बेफिक्र होके कि आपने रन कर दिए हैं, आप क्या फ़र्क पड़ता है करके आउट होते हैं। मैंने पर्सनली फील करा आपकी आने वाली इनिंग्स में बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी 2-3-4 इनिंग ख़राब होती हैं उसके साथ, है ना। आपका एटीट्यूड वहाँ दिखता है कि यार आपका एटीट्यूड क्या है गेम के लिए, कि एक लग गई इनिंग तो उसके बाद रिलैक्स हो गए। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बैट्समैन हो, कि जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो कोशिश करो कि उसको कंटिन्यू करो। जब वो आप उसको कंटिन्यू करोगे तो एक आपकी हैबिट में आएगा कि परफॉर्म फिर परफॉर्म करना है। तो कोशिश वही रहती है। उसके बाद भी ऐसी इनिंग आई है, 4-4 इनिंग फ्लॉप हो गई हैं। इवन दो जब नेक्स्ट सीज़न हम खेले, वनडे में अच्छा रहा मेरा, 62 का एवरेज था मेरा वनडे में 2019-20 में, और डेज़ मेरे सडनली रन करके आया मैं वनडे में, और एलीट टीम थी सारी, हरियाणा, गोवा और अच्छी टीम में थी सारी। पंजाब से भी मैच हुआ आपका? पंजाब से क्वार्टर फाइनल हुआ था मगर पहले साल, बट जो सेकंड सीज़न में वनडे में एलीट टीम में थी सारी, और उसके बाद डेज़ आया मेरा, सब एलीट टीम में थी, और वनडे में परफॉर्म करके डेज़ मेरा बिल्कुल ही मतलब एकदम से ऐसे लगा कि 30-40 से मैं ऊपर ही नहीं जा रहा हूँ। तो गेम में आता है ये मोड आपका, बट आपके जो बैक करता है हमेशा आपको एक तो जो आपकी लास्ट परफॉर्मेंस है वही आपको बैक करती हैं। अगर आपने कंसिस्टेंटली आपने अच्छे परफॉर्मेंस दे रखे हैं तो आपको हमेशा बैक करेंगी जब आपके रन नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे। आपको जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा यार कि मैंने 4 इनिंग 5 इनिंग लगातार अच्छी करी हैं, या मैंने 10 मैचों में 7 इनिंग में कंट्रीब्यूट करा अपनी टीम को, तो हमेशा हेल्प करेंगे आपको। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि हमेशा जब भी आप बैटिंग करें तो कोशिश करें कि एक जब आप अच्छी नॉक खेलते हैं, आप फॉर्म में आ गए, या जिस मैच में आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है तो उसको लंबा करें, और जब आप एक मैच में रन करके आते हैं तो कोशिश करें कि कंटिन्यू करें उसको 4-5-6 जितना भी हो सकता है मैचों में, और इनिंग जब भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो उसको वहाँ से छोड़ के और उससे पॉजिटिव लेके आगे बढ़े। हमेशा हर इनिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, चाहे आप 0 पे भी आउट हो तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव वहाँ से निकालने के लिए होगा कि मुझे अगली इनिंग में या अगली बार मैंने ये मिस्टेक करी थी, मुझे ऐसा करना है। उस पर वर्क करिए, और जो अच्छा करा होगा आपने, उस जिसमें रन करोगे आपने, उसमें तो काफ़ी कुछ ज़्यादा होगा आपके वो चीज़ आपको बैक करेगी। वो अगर कोई प्लेयर है और वो जाके उससे 2-3 पहले मैच में रन नहीं होते, फिर क्या माइंडसेट रखना चाहिए उसको? माइंडसेट हमेशा यही होना चाहिए, जब आपके रन नहीं लग रहे तो उसमें भी आपने कुछ ऐसा करा होगा कि आपके रन नहीं लगे अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से। तो आप हमेशा उन चीज़ों को देखें, बजाय कि लेट डाउन होने के कि मेरे से रन नहीं हुए, बजाय लेट डाउन होने के उन चीज़ों को आप गौर करें। आप नेट्स पे जाएं, अपने कोचेज़ के साथ जाएं, या अपने जो उनके साथ भी आप प्रैक्टिस करते हैं जाएं, आप उन चीज़ों पे काम करें। बेटर ये रहेगा, बजाय कि रन नहीं हुए सोच के आप उन चीज़ों पे काम करें, और जब भी आप नेक्स्ट इनिंग में आएँ ब्लैंक माइंड से आएँ। और जो चीज़ सीखी है लाइफ में यही है कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो बाहर करो। आप जब गेम खेलोगे तो आप एंजॉय करो उसको, फोकस रहना चाहिए, आपका एम रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए, बट आप उस चीज़ को एंजॉय करो। क्योंकि हमने जब स्टार्ट करा था हम कहीं ना कहीं एंजॉय ही करते थे गेम को। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हो आप उतनी मेहनत बाहर करो, और बट जब गेम खेल रहे हो उस गेम को एंजॉय करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, गेम की रिस्पेक्ट करो, बट एंजॉय करो उस गेम को। और आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस हुई है, अच्छी हुई है चाहे बुरी हुई है, आप उसको पीछे छोड़ के उसमें से पॉजिटिव लेके उस पर वर्क करके आप नेक्स्ट इनिंग में आओ, माइंड से हमेशा पॉजिटिव। जो भी आपका गेम है, चाहे आप छक्के मारते हैं, चाहे आप बाउंड्रीज मारते हैं, चाहे आप सिंगल डबल खेलते हैं, चाहे आप टाइम लेके 100 बनाते हैं, है ना। तो जैसा भी आप खेलते हैं, बट उसमें आपको पता है एक पॉजिटिव क्या होता है। हर बॉल पे कंसंट्रेट करना है, हर 5 रन के लिए कंसंट्रेट करना है। वो मेरा स्टाइल था, वो मेरा कॉन्सेप्ट था। आपका एज अ प्लेयर कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने को बैक करो, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो रिजल्ट मैं नहीं बोल रहा कि उसी मैच में आ जाएगा, बट डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और जब ऐसे में प्रोसेस अच्छा रहेगा, और अच्छे प्रोसेस से जब भी रिजल्ट आता है तो वो जो सर्वाइव करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। मतलब ऐसा नहीं होता, जब आपका प्रोसेस अच्छा होता है और आप प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करते हो, तो हमेशा जो आपका परफॉर्मेंस होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होगी, बजाय कि शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो एक तुक्का भी बोल सकता हूँ, या एक दिन भी बोल सकता हूँ, वो हो सकता है। बट जब आपका प्रोसेस अच्छा होगा तो आप देखना कि जो आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी है वो हमेशा अच्छी रहेगी। तो अजीत, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप इस ईयर रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में आए, जो उत्तराखंड का क्वार्टर फाइनल मैच था, तो आपकी क्या जर्नी रही रणजी ट्रॉफी तक आने की,
ये तो हमें पता है कि आप 23 में रन बनाए, आपने 25 में रन बनाए, लेकिन आप कैसे पिक हुए? आप, मुझे पता है कि प्लेइंग नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन हाँ टीम के साथ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एसोसिएशन को लगा होगा कि हाँ ये प्लेयर डिजर्विंग है और इसको टीम के साथ रखना है, और अगेंस्ट भी आपके अच्छी टीम थी। तो थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करो उसके एक्सपीरियंस के बारे में। और हमने तो टीवी पे मैच देखा कि उत्तराखंड को इतने 800 रन बनाए तकरीबन मुंबई ने। तो 800 रन बनाने के बाद के क्या प्लेयरों का माइंडसेट था? ड्रेसिंग रूम में आए होंगे, कमर टूट गई होगी उनकी, तो क्या माइंडसेट लेके गए अगले दिन कि भाई अब हमें 800 रन कैसे डिफेंड करने हैं? तो बहुत बड़ा लक्ष्य होता है 800 रन का। तो इसके बारे में बताओ कि क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल था और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? इसके बारे में बताना चाहूँगा जब 25 में हम नाम आया इस बार, दोबारा कैप्टन बना, तो वनडे में अराउंड मेरी 65 की एवरेज थी, और डेज़ में भी मतलब 4 या 5 इनिंग में, 5वीं में मैं इंजर्ड था, तो 4 इनिंग में मेरे टर्निंग ट्रैक थे अच्छे, वहाँ में 4 इनिंग में मेरे कुछ 35-40 की एवरेज से वहाँ भी रन थे, 250 थी उसमें, 100 नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद मेरे को ट्रायल मैच रणजी ट्रॉफी का उत्तराखंड से कॉल हुआ ट्रायल मैच के लिए। तो ट्रायल मैच में जो क्योंकि ये था कि यार इसने परफॉर्म करा है, 3 साल से करता आ रहा है, तो मेन जो कैंप के मैचेस से वहाँ तक ले जाना था, मतलब वहाँ तक आना था नाम। तो जो पहले 2 इनिंग आई तो उसमें रन नहीं हुए मेरे, मतलब उनको मौका देना पड़ा इन शॉर्ट। हाँ, तो पहली जो 2 इनिंग जो 2-3-4 टीमें बनाई थी उसमें 2 इनिंग मिली, उसमें रन नहीं हुए, उसमें मैं आउट हो गया। जात के एक एलबी हुआ, एक में 2 में एलबी हो गया मैं जाती उसमें। बट जो मेन मैच था ट्रायल मैच, जिसमें सारे प्लेयर्स आ चुके थे जो प्रोफेशनल्स थे, तो वो जब मैच हुआ मैंने उसमें 100 बनाया, नॉट आउट 100 बनाया, मुझे बाहर बुलाया, जो भी 100 बना रहा था उसको बाहर बुला रहे थे, तो बाहर बुलाया। और उसके बाद जब टीम बनी, 20 का स्क्वाड बना, तो उसमें नाम था मेरा। और जब वहाँ गए, जब मैच देखे हैं, 3 मैच पहले खेले हमने, केरला में थे, वहाँ राजस्थान सर्विसेज और शायद तीसरी टीम मुझे याद नहीं आ रही, उनसे मैच था। तो वहाँ भी बड़ा सीखने के लिए था, अच्छी टीमें थी, अच्छे प्लेयर्स थे। पहली बार देख रहा था मैं जिन प्लेयर्स को मैंने टीवी पे देखा था, सामने में खेला नहीं, बट मैं उनको देख रहा था। और अब हमारी टीम ने उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा, नई टीम होने के बावजूद भी, तो काफ़ी अच्छा लर्निंग था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स के लिए जब हम मुंबई के अगेंस्ट गए, तो मुंबई की प्लेयर्स की बैटिंग वो एक्सेप्शनल थी, मतलब उनका वर्क एथिक ऐसा लग रहा था कि अगर वो ड्राइव मार के आए हैं तो मेरे ख्याल से एक ड्राइव वो 500 या 1000 बार मार के आए हैं, इतना कन्विक्शन से वो मार रहे थे। और उनका माइंडसेट ऐसा लग रहा था कि वो खेल के, मतलब ये फॉर्मेट तो खेल के बैटिंग कर के, अगर कोई बैट्समैन है तो वो इतनी बैटिंग करता है, ऐसा लग रहा था कि पका हुआ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिल्कुल पका हुआ प्लेयर था। तो और उनमें जो आप जानते ही हैं, सरफराज सबसे ज़्यादा रन है इंडिया में, एक्सेप्शनल बैटिंग, पृथ्वी शॉ की टाइमिंग तो एक्सेप्शनल थी। मैच हारी उत्तराखंड, बट लर्निंग बहुत थी वहाँ पे, जो मैं बोल ही रहा हूँ कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ लर्निंग हमारे लिए बहुत थी। मे भी हमारी शायद पहले बैटिंग आती तो मे भी शायद हम हारते, बट इतना मार्जिन नहीं रहता, क्योंकि पहली इनिंग में 700 रन जब खाए तो उसके बाद सबकी कमरें भी झुकी थी और सब टायर्ड थे। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे को बुरा लगा, ऑब्वियसली एज अ प्लेयर बुरा लगता ही है, बट सीखने के लिए बहुत था। बट मैं चाह रहा था कि एक प्लेयर जो हमारे कैप्टन थे, जय बिस्टा, वो प्लेयर ऐसे लगते हैं मेरे को, उनका वर्क एथिक मतलब फॉलो करने वाला है। मैं नहीं कर पाता, बट वो इंसान ऐसा है कि अगर वो रात को 2 बजे भी सोए, जो मैंने देखा, और तो अगर उनको मॉर्निंग में सुबह 5 बजे जिम हिट करना है, 6 बजे जिम हिट करना है, वो जाएंगे, करेंगे। तो वो 2 प्लेयर उसके 2 इनिंग में रन नहीं लगे, हमारे कैप्टन थे जय बिस्टा, तो उनके लिए मुझे सबसे बुरा लगा। वो 2 इनिंग में जल्दी आउट हो गए, और बॉम्बे से ही बिलोंग करते थे, और एक्सेप्शनली हार्ड वर्किंग प्लेयर मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, तो जय बिस्टा भाई देखे मैंने, मतलब उनका वर्क एथिक, मतलब अगर किसी को बोलूँगा फॉलो करने वाला तो वो हैं एज अ पर्सन। और उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वो कैप्टन थे, मुंबई से ही थे, बट रन नहीं बना पाए। बट हमेशा उनका वर्क एथिक फॉलो करने वाला है, और उनके लिए बुरा लगा मुझे। बाकी लर्निंग बहुत थी हमारे लिए, हम देख रहे थे अच्छी टीमों को, अच्छे प्लेयर्स को, तो ये था कि हम यहाँ से और बेटर करके सीख के उनसे
हम आने वाले टाइम पे जब भी हमारा नेक्स्ट सीज़न आएगा, उत्तराखंड की टीम हम कोशिश करेंगे कि हमेशा अच्छी टीमों अच्छे प्लेयर तो सीखे, और बिस्टा भाई जैसे, रॉबिन भाई और स्वप्निल भाई जैसे जो हमारे प्रोफेशनल्स थे, उनसे सीख के हम आगे अच्छा करेंगे उत्तराखंड के लिए। और आने वाले टाइम में जो उत्तराखंड के जो लोकल लड़के हैं वो ज़्यादा मैच जितवाएंगे उत्तराखंड को, ऐसा मुझे लगता है। और अगर हम सीखेंगे तो डेफिनेटली जल्दी आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमें अभी 3 साल ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है टीम से, बट आने वाले कुछ सालों में हम डेफिनेटली जो लोकल प्लेयर्स हैं वही मैच जितवाएंगे। और इसमें काफ़ी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स भी हैं, जैसे कमल कान्याल, अवनीश सुधा और दीक्षांशु नेगी भाई, और आकाश मधवाल है जो अभी IPL मुंबई टीम में सिलेक्ट हुआ है, उत्तराखंड के लिए पहला प्लेयर है, और निखिल कोहली और भी बहुत सारे हैं, मिश्रा भाई, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका नाम नहीं भी ले पाऊंगा मैं, बट मुझे डेफिनेटली बिलीव है कि हम लोग आगे उत्तराखंड को खुद मैच जितवाएंगे, और उत्तराखंड की टीम आगे आने वाले टाइम पे अच्छा करेगी। ठीक है। तो जब जैसे सरफराज खान बैटिंग कर रहा था और उसने 200 बनाई, ठीक है, तो उस टाइम मतलब 140-150, हाँ 140, और यशस्वी ने भी 100 करा ना, हाँ। तो ये जब इन दोनों ने ऐसे 100 करा तो उस टाइम क्या स्ट्रेटजीज चल रही थी कि इनको कैसे आउट करना है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि वो इतने पक्के हुए लग रहे थे, अब हर प्लेयर को तो इतनी प्रैक्टिस मिलती नहीं है ना, जित के मतलब आपको बोला 500 बॉले खेले, 1000 बॉले खेले, वो उसके लिए तो कोई आपको हाँ पूरे दिन प्रैक्टिस कराने वाला चाहिए। अब जैसे घर से आप आते हो या फिर जितनी प्रैक्टिस आपको मिल सकती है एसोसिएशन से आपको उतनी मिलती है, लेकिन उनको मेरे को लगता है कि ठीक है, मैंने जितना सुना है उनके बारे में कि उनके फादर वगैरह ही बहुत इन्वॉल्व रहते हैं क्रिकेट के अंदर, तो इसीलिए वो मे भी ज़्यादा पके हुए हों। लेकिन ये है कि फिर आपकी ड्रेसिंग रूम में क्या बात चल रही थी कि ठीक है अब ऐसे प्लेयर को कैसे आउट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं कि अगर एक पका हुआ प्लेयर है तो उसको आउट करना है। मतलब अगर एक नॉर्मल जो हमारे व्यूअर हैं वो देख रहे हो, अब कोई क्रिकेटर है वो देख रहा है कि एज अ बॉलर आपको देख रहा है या एज अ बैट्समैन या कोई कैप्टन है वो आपको देख रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजीज बना सकता है वो ऐसे प्लेयरों को आउट करने के लिए? जब हम टॉस हारे थे उस दिन शायद, और हमारी फील्डिंग आई थी पहले, हम भी बैटिंग करना चाह रहे थे, वो जो विकेट था काफ़ी फ्लैट था वो, अच्छा, तो और ऑब्वियसली वो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, है ना, क्योंकि वो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, अच्छी जगह से आ रहे हैं, इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं उनमें से प्लेयर्स। तो जब ऐसे फ्लैट विकेट पे उनके सामने बॉलिंग आई हमारी, तो प्लान सिर्फ एक ही था कि एरियाज़ पे बॉल पिच करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ हो या वहाँ से वो मिस्टेक करे, रादर देन कि कुछ एक्सेप्शनल करके आउट कर सकें। एक्सेप्शनल वाला विकेट नहीं था, और ऐसा कुछ था नहीं कि हम कहीं से भी कुछ भी एक्सेप्शनल कुछ कर दें, तो ये प्लान वही था उस दिन। बिस्टा भाई भी जो बात कर रहे थे कि एरियाज़ पे हम बॉल डालते रहेंगे और वहाँ से बॉल कुछ हरकत करेगी या वो मिस्टेक करेंगे तो हम उनका विकेट लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और जब आपने देखा है कि 700 रन से हम हार गए लास्ट में। तो लेकिन जब अभी वो फर्स्ट डे तो उन्होंने बैटिंग करी, फर्स्ट डे बैटिंग करने के बाद उनका कितना स्कोर रहा था? अराउंड 300। तो मेरे हिसाब से 300 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है एक डेज के मैच में, फर्स्ट डे के लिए, है ना, क्योंकि अगर आप तेज़ खेल रहे हो, धुआंधार बैटिंग कर रहे हो, तो आप 400-450 रन बना सकते हो डेज के अंदर। लेकिन अगर आप 300 बना रहे हो तो इट मीन्स आपने चलो एरियाज में बॉल डाली होगी, लेकिन जब आप ड्रेसिंग रूम में गए तो नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने फिर क्या प्लान करा? फर्स्ट डे तो चलो आपको ये प्लान था कि मुझे एरियाज में बॉल डालनी है, बिस्टा ने ये प्लान करा कि मुझे एरिया में बॉल खिलानी है, बॉलर्स को बताया। सेकेंड डे जब वो बैटिंग कर रहे हैं, एक बंदा 100 पे खेल रहा है, तो बंदा क्या सोच के बॉल डालेगा या क्या प्लानिंग करेगा एक कैप्टन के, ठीक है हम दूसरे दिन इनको 100-150 रन के अंदर आउट करना है? देखो जय कि ऊंची जब अच्छे क्रिकेट अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उनको 50 रन पे जो सेट खेल रहा है या 100 रन पे हम एकदम से आउट कर दें। हाँ, जो प्लान था यही था कि अगेन कि एरियाज़ पे हिट करना है, और जो उसमें भी जैसे आकाश था हमारे पे, जो हमारा जो तेज़ था आकाश, तो उससे बीच बीच में जो प्लान ये था कि उनको बाउंसर डाल के, ठीक है, या बाउंसर डाल के फिर ऊपर डाल के सेट करके आउट करना, ये सब चल रहा था वहाँ पे, पार्ट्स में चल रहा था। बट मोस्टली यही था कि जब वो ना हो तो एरियाज पे डले, और बीच बीच में बाउंसर का काम हो रहा था, या लेफ्ट आर्म स्पिनर राउंड ओवर द विकेट आके पैर पकड़ के फेंक रहे थे, जैसे
उन्होंने बोल्ड भी मारा, सरफराज बोल्ड भी हुआ मिश्रा भाई की बॉल पे। तो यही सब प्लान चल रहा था, बट यही था कि अगर हम बहुत दिन भर वेवर्ड रहेंगे तो शायद वो जो 700-800 रन से हम हारे हैं उसमें भी वो 1000 या 1200 भी बन सकते थे। तो इतना वेवर्ड नहीं हो सकते थे, तो वही था प्लान के एरियाज़ पे, प्लस उसके साथ बाउंसर्स या ओवर द विकेट या जो आप कैप्टन होते तो आपकी क्या प्लानिंग मेरा, रहती? अगर मैं कैप्टन होता तो भी मेरा यही ऐसी कुछ प्लान होता, क्योंकि जब हम 23-25 में भी खेलते हैं, जब बैट्समैन सेट हो जाता है तो इतना इजी नहीं होता आउट करना। इवन तो जब हम भी बैटिंग कर रहे होते हैं तो चाहे कोई भी टीम हो, उनके लिए भी इतना इजी नहीं होता कि आउट कर दे, क्योंकि पेशेंस वहाँ चेक हो ही जाते हैं, पेशेंस तो वहाँ दिखाने पड़ता है। अगर वो मेरे को इधर उधर फेंकते रहेंगे, मेरे भी रन ईजिली फ्लो होंगे। हाँ, किसी दिन आउट हो गया वो बात अलग हो जाएगी, बट अगर 10 में से 9 दिन देखोगे तो रन फ्लो होते जाएंगे। तो आपको एरियाज़ पे डालना ही पड़ेगा, और उसके बीच में ही स्पेसिफिक बॉलर्स के साथ जो वो काम कर सकता है उसके साथ आप कुछ ट्राई कर सकते हो। वो ट्राई करा, मे बी दिन नहीं था हमारा या वो मैच नहीं था हमारा, बट वरना हम पूरे रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा करते हुए आए थे आगे। और ज़्यादा तो कुछ इतना ट्राई कर नहीं सकते, क्योंकि हमें भी लिमिटेशंस पता है, अगर हम मतलब क्या कर सकते हैं, या हमारी टीम में कुछ शोएब अख्तर हो या इस तरीके कुछ, वो भी नहीं है। तो जितने हैं 140 आकाश डाल रहा था हमारा, तो हम उससे बाउंसर बिस्टा भाई ने लगवाई बाउंसर हैं, और लेफ्ट आर्म डाल रहे थे, तो अराउंड द विकेट कुछ नहीं हुआ, तो ओवर द विकेट ट्राई करवाया, और जो दपोल हवाई टप्पे पे फेंक रहे थे उनसे टप्पे पे फेंकवाई, और थोड़ा और बाहर फेंकवाई ताकि वो चेस करने जाएँ, और एक साइड पैक कर दी, एक साइड छोड़ दी, ताकि वो एक साइड ही लेफ्ट करें या चांस ले तो आए कहीं हाथ में। बट वो अच्छा खेल गए उस दिन, और पूरा मैच अच्छा खेले वो, और एक लर्निंग काफ़ी थी हमारे लिए। तो मैं बस यही तो बोलूँगा, अच्छी लर्निंग रही ओवरऑल, और ये है कि आने वाले मैचेस में उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली डेफिनेटली हम सब लड़कों के लिए, जितने भी लड़के थे सब अच्छा सीख के अच्छा करेंगे। तो अजीत, लास्ट बात मुझे ये पूछनी है, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। जो भी व्यूअर हमारी वीडियो देख रहा है, या फिर कोई बडिंग क्रिकेटर हमारी वीडियो देख रहा है, या किसी के लिए जो मतलब एक क्रिकेट लवर है, तो आप एक क्या ओवरऑल एक टिप देना चाहेंगे, लाइफ टिप या फिर क्रिकेटिंग टिप, आप क्या देना चाहेंगे कि उसको क्या करना चाहिए क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए और लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए? मुझे यार ऐसा लगता है कि लाइफ और क्रिकेट बस मिले हुए हैं एक दूसरे से। मुझे आजकल ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं लाइफ से, वो हताश हो जाते हैं, ज़िंदगी से हार मान लेते हैं कि ठीक है यार मेरा नहीं हो रहा, लेकिन उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि क्या टिप है? वही मैं बोलना चाहूँगा कि लाइफ और क्रिकेट एक जैसे हैं, जैसा आप लाइफ में हो वैसे ही आपको क्रिकेट में जो आप खेलोगे तो दिखेगा वो। तो क्रिकेट के लिए मैं इतना नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं लाइफ के लिए बोलना चाहूँगा कि एक तो एन्जॉय करना, जो भी आपका प्रोसेस है उसको एन्जॉय करना, ताकि जब आप कुछ भी करो तो आप उसको फुल मतलब अपना फोकस करके, या आप अपने अंदर से जो एक आता है ना हार्ट से, वो आप कर सको। तो उसको एन्जॉय करना, और दूसरा है बिलीव करना, कुछ भी आप कर रहे हो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें बोलूँगा मैं। और जस्ट हर चीज़ जो भी आपको मिल रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें लाइफ में, हमेशा ग्रेटफुल रहें और ग्रेटिट्यूड हमेशा दिखाएं। तो जो आप बेस्ट डिज़र्व करोगे लाइफ में वो ज़रूर मिलेगा आपको। मैं बस यही बोलना चाहूँगा जी। ठीक है, तो थैंक यू अजीत हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये थे अजीत सिंह रावत, और इनकी जर्नी, इन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करे। तो मेरी भी एडवाइस यही है कि आप अगर एक जो क्रिकेटर अच्छा कर रहा है उसकी एडवाइस सुन के कुछ मोटिवेट हो सकते हैं या इंस्पायर हो सकते हैं, तो इंस्पायर हों और अपनी लाइफ में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें। क्योंकि अजीत भी करंट में अच्छे लेवल पे खेल रहा है और रणजी ट्रॉफी में भी टीम के साथ था, तो इसने काफ़ी एक्सपीरियंस अपने बताए और शेयर करे जो कि बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं आपके लिए। तो इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है गाइस, क्रिकेट विद जय, उसको फॉलो करो, और मेरे चैनल को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। थैंक यू।